हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम परमाणु स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म जो होता है श्वेत प्रकाश को अलग अलग तरंग दैर्ध्य के हिसाब से सभी रंगों में विभाजित कर देता है। उसी को हम परमाणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब परमाणविक स्पेक्ट्रम को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। जैसा कि इनका नाम है, उत्सर्जित करना यानी कि ऊर्जा को निकालना और अवशोषित करना यानी ऊर्जा को ग्रहण करना। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे? हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं या किसी पदार्थ से गुजारते हैं तो वो पदार्थ जो होता है ऊर्जा को ग्रहण करके उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये उत्तेजित अवस्था के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं। तो उस मूल अवस्था में आने के पश्चात ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और इस उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा अध्ययन करते हैं तो हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एक सतत का मतलब लगातार चलने वाला या कंटिन्यूअस, और एक होता है रेखीय स्पेक्ट्रम यानी कि असतत, जो रेखा के रूप में प्राप्त होता है। असतत होता है, लगातार नहीं चलता है, यानी कि नॉन कंटिन्यूअस होता है। तो सतत स्पेक्ट्रम यानी कि जो हमने विबग्योर होता है हमारा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक प्रिज्म लगाया है और यहाँ एक छोटे से छेद से सूर्य को श्वेत प्रकाश के द्वारा गुजारा जाता है। तो ये गुजरने वाला प्रकाश जब प्रिज्म से जाके टकराता है तो प्रिज्म इसको एक तरफ झुका देता है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण कुछ झुक जाती हैं। तो ये किरणें जो होती हैं अलग अलग तरीके से झुक के, और सामने एक स्क्रीन लगी होती है, इस स्क्रीन पर एक लगातार चलने वाला, कंटिन्यूअस चलने वाला, उसको क्या कर देती हैं, 7 रंगों के अंदर विभाजित कर देती हैं। और ये 7 रंग जो होते हैं आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। बारिश के दिनों में जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो वो विबग्योर होता है, उसके अंदर 7 कलर आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो इंद्रधनुष का बनना होता है। इंद्रधनुष जो बनता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है और उत्सर्जन का सतत स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कि 7 रंग की पट्टिकाएं लगातार बिना किसी खाली स्थान के हमें दिखाई देती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। एक दूसरा भाग होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का रेखीय स्पेक्ट्रम, यानी कि जो रेखाओं के रूप में दिखाई देता है, जो असतत होता है, जो लगातार नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसको बना के कैसे प्राप्त करते हैं इस रेखीय स्पेक्ट्रम को? जब हम NaCl के विलयन में प्लेटिनम के तार को गीला करके गर्म करते हैं तो पीले रंग की ज्वाला बनती है और ये 2 असतत पीले रंग की चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य जो होता है अलग अलग होता है। इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक रेखा ये प्राप्त हो रही है हमें, एक रेखा ये प्राप्त हो रही है, और ये असतत है यानी कि लगातार नहीं चल रही है। यहाँ पर ब्रेक आ गया बीच में, ये डार्क स्थान है, यहाँ भी डार्क स्थान है, एक पीली रेखा, खाली डार्क स्थान, दूसरी पीली रेखा। तो जब हम क्या करेंगे, ये हमने एक बुनसन बर्नर लिया है, यहाँ NaCl के अंदर जलती हुई NaCl के अंदर NaCl का विलयन लिया हुआ है और इसमें प्लेटिनम के तार को, एक प्लेटिनम के तार को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इससे जो प्रकाश निकलता है वो प्रिज्म से टकराएगा तो ये टकरा के 2 रेखाएं बना देगा। 2 पीली रेखाएं बनेंगी जो असतत होती हैं, लगातार नहीं होती हैं और उनका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। इन दोनों रेखाओं को हम रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेखा के रूप में प्राप्त होती हैं और इनका कलर जो होता है वो पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उसके 2 भाग हो गए। अब आते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण का मतलब ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेना।
जब सूर्य के प्रकाश को किसी अन्य पदार्थ से गुजारते हैं तो निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ये जो अवशोषित पदार्थ होता है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा गुजारते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें कुछ गहरी रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यही आपके अवशोषण स्पेक्ट्रम की परिभाषा होती है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। अब हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बनता है उसकी थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर H2 गैस भरकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन परमाणु बनने के कारण उसके अंदर गुलाबी प्रकाश उत्पन्न होता है। जब इस प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में 1890 में रीडबर्ग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं के तरंगदैर्घ्य की ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया था, गणना प्रस्तुत की थी। क्या दिया था उन्होंने? 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू RH इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, जहाँ पर RH रीडबर्ग नियतांक है और इसका मान 1.09678 गुणा 10⁵ सेंटीमीटर की पावर -1 होता है। अब विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अपने अध्ययन को जारी रखा, जिसके अंदर बहुत सारी हमें रेखाएं प्राप्त हुई, बहुत सारी श्रेणियां प्राप्त हुई और उनको हमने साइंटिस्टों के नाम पर ही नाम दे दिया। जैसे कि सबसे पहले लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, दूसरे नंबर पर बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। ये सभी नाम हाइड्रोजन, ये सभी श्रेणियाँ जो हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पाई जाती हैं और इनको जो नाम दिया गया है वो साइंटिस्टों के नाम पर दिया गया है। ये सभी लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री ये सभी साइंटिस्टों के नाम हैं और इन्हीं लोगों ने इसका अध्ययन किया और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा की कक्षा E2 से निम्न ऊर्जा की कक्षा E1 में होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था में जाता है जिसको हम उच्च ऊर्जा की कक्षा बोलते हैं। और जब कुछ समय पश्चात वो अपनी निम्न कक्षा में लौट के आता है, यानी कि उच्च ऊर्जा की कक्षा E2 और निम्न ऊर्जा की कक्षा E1 में होता है, तो दो कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है उसको हम निम्न तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 और En का मान जो होता है -RH CH/n स्क्वायर। RH रीडबर्ग नियतांक होता है, C प्रकाश का वेग होता है, H प्लांक नियतांक होता है और n कक्षा की संख्या होती है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। तो डेल्टा E का मान यहाँ पर आ जाएगा इस फॉर्मूले के द्वारा -RH CH/n2 स्क्वायर माइनस RH CH/n1 स्क्वायर, यानी कि RH CH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पर n1 प्रारंभिक कक्षा है और n2 अंतिम कक्षा है। हम जानते हैं कि डेल्टा E जो होता है, जो E2 माइनस E1 होता है, वो hc/λ होता है, यानी कि hc/λ इक्वल टू RH CH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यानी कि 1/λ इक्वल टू न्यू बार तरंग संख्या इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। RH रीडबर्ग नियतांक, N1 निम्नतम कोश ऊर्जा स्तर और N2 उच्चतर ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैंने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। यहाँ पर N को 1 लिया है, ये वाली कक्षा N बराबर 2, N बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनफाइनाइट तक हमने N को लिया हुआ है। तो पहली जो श्रेणी होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो लाइमन श्रेणी होती है, जो कि पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में आती है। यहाँ पर N1 इक्वल टू 1 होता है और N2 इक्वल टू इससे ऊपर की कक्षाएं होती हैं। इस तरीके से बामर श्रेणी जो होती है वो दृश्य क्षेत्र में आती है। यहाँ पर N1 इक्वल टू 2 होता है और N2 इक्वल टू बाद वाली कोई भी कक्षा हो सकती है। पास्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है। यहाँ पर N1 इक्वल टू 3 होता है
और n2 इक्वल टू बाद वाली कोई भी कक्षा हो सकती है। ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी अवरक्त के अंदर आती है, ये सभी अवरक्त क्षेत्र के अंदर आती है। और ब्रैकेट श्रेणी के अंदर जो n1 होता है वो 4 होता है और n2 इक्वल टू 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। फुंड श्रेणी के अंदर जो n1 होता है वो 5 होता है और n2 इक्वल टू 6, 7, 8 हो सकता है। और हम्फ्री श्रेणी के अंदर n1 इक्वल टू 6 होता है, n2 इक्वल टू 7, 8 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से इस डायग्राम द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इस सारणी के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैंने सभी श्रेणियां को व्याख्या की है। लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। तो n1 सभी के लिए अलग अलग होता है। लाइमन के लिए n1 इक्वल टू 1 होता है, बामर के लिए n2 इक्वल टू 2 होता है, पार्सन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6 होता है। अब इसमें प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा और तीन रेखा तक मैंने दिखाया हुआ है। यानी कि लाइमन के लिए n1 1 हो जाएगा, प्रथम रेखा 2, द्वितीय रेखा 3, तृतीय रेखा 4। बामर के लिए n1 2, प्रथम द्वितीय तृतीय रेखा 3, 4, 5। पार्सन के लिए n1 3, प्रथम द्वितीय तृतीय रेखा 4, 5, 6। ब्रैकेट के लिए n1 4 और 5, 6, 7। फुंड के लिए n1 5, 6, 7, 8 और हम्फ्री के लिए n1 6, 7, 8 इस तरीके से। और जो अन्य होती है मतलब जो लास्ट की होती है n की वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है ये। अब यहाँ पर कौन कौन सी क्षेत्र में पड़ती है? लाइमन श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, बामर दृश्य में पड़ती है, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री और अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। अब इनकी तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रोम में दी हुई है। लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य 4000 से कम होती है, बामर की 4000 से 7000 के बीच होती है और उसके पश्चात पार्सन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 7000 एंगस्ट्रोम से ज्यादा होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अभी तक हमने 6 श्रेणियां पढ़ी हैं। अब उन विभिन्न श्रेणियों के लिए लैम्डा का मान हम किस प्रकार से निकालें? विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान निम्न सूत्रों द्वारा निकाल सकते हैं। लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1 होता है, तो 1 लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर एंड n2 इज ग्रेटर देन 1। बामर श्रेणी के लिए 1 लैम्डा, n2 कितना हो जाएगा? बामर श्रेणी के लिए n2 बराबर 2 हो जाएगा, n1 बराबर 2 और 1 लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर और n2 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। पार्सन श्रेणी के लिए 1 लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1/3 स्क्वायर, n1 3 हो जाएगा माइनस 1/n2 स्क्वायर और n2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 4 हो जाएगा, यानी कि 1 लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड n2 ग्रेटर देन 4। फुंड श्रेणी के लिए 1 लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1/5 स्क्वायर, n1 5 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 इज ग्रेटर देन 5। हम्फ्री श्रेणी के लिए n1 6 हो जाएगा, 1 लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और n2 ग्रेटर देन 6। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किसी भी श्रेणी का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अगर हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके। अगले वीडियो फिर लेकर जल्दी आएंगे। धन्यवाद।